नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले 3 साल से लटकी है भर्ती। अभी और बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, कुछ दिन और बारिश से होना पड़ेगा दो चार। देहरादून में महिला का शव मिलने से हड़कंप, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। हरिद्वार में दरिंदों की हैवानियत आई सामने, 3 दिन तक किशोरी को बंधक बनाकर करते रहे सामूहिक दुष्कर्म, परिचित नहीं कराया था दरिंदों के हवाले। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा का आईटी सेल लगातार अन्य दलों की छवि खराब करने का काम कर रहा है। भाजपा आज दोहरी मानसिकता अपना रही है। भाजपा द्वारा कांग्रेस के पीएफ और आतंकवादी से तुलना करना छोटी मानसिकता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सहित देश का अपमान कर रहे हैं। संविधान में लगातार बदलाव कर कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अंकिता भंडारी मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा ने मनीष खंडूड़ी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अंकिता भंडारी मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा ने मनीष खंडूड़ी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वहीं अंकिता के माता पिता का मजाक अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल लोगों द्वारा उड़ाया जा रहा है। परीक्षाओं के नाम पर आज बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। दलित बच्चों के साथ बलात्कार और अन्याय हो रहा है। पीड़ित बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को हरीशुद्दीन कहने पर भी गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा के खिलाफ रोष प्रकट कर भाजपा द्वारा हरीश रावत की छवि खराब करने की बात कही है। अंकिता भंडारी मामले में भाजपा महिला मोर्चा ने कोई भी मांग और प्रदर्शन नहीं किया, जो कि शर्मनाक है। जन बहुमत दो, हमें बहुमत की सरकार दो। मणिपुर में भी ये गए, मणिपुर में भी यही सब कहा। मणिपुर की जनता से भी कुछ दावे और वादे किए, टॉल प्रॉमिसेस किए, जैसे आपसे किए गए थे। 2014 में आपसे कहा गया था काला धन वापस लाऊंगा, आपसे कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, आपसे कहा गया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, आपसे कहा गया था कि 15-15 लाख दूंगा, आपसे कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा, आपसे कहा गया था कि भगोड़ों को वापस लाऊंगा। लेकिन आज आप बताइए ना, रुपये को डॉलर के बराबर बना दूंगा। कितने ऐसे हैं जितने अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन 25,000 से ज्यादा इनकी अभी तक घोषणाएं हो गई, जो कि साकार रूप नहीं ले पाई है। ना स्मार्ट सिटी नजर आती है, ना किसानों की आय दुगनी हुई। ऐसे में मणिपुर की जनता से जो वादा किया उस पर खरा उतरी क्या भाजपा? आज 3 महीने हो गए, 78 दिन बाद 4 मई का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के साथ न सिर्फ छेड़खानी कर रहे हैं युवा, बल्कि उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनको सार्वजनिक तौर पर परेड कराया गया। ये हर महिला को निर्वस्त्र महसूस हो रहा है उन 2 महिलाओं को देखकर कि आज हम किस कगार पर हैं, कौन से एरा में जी रहे हैं। मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है कि मणिपुर पर आपने 3 महीने तक दही जमा कर बैठ गए आप? और आप तो छोड़िए प्रधानमंत्री जी, आप तो विदेश घूमते रहे, आप तो चुनाव प्रचार करते रहे, आप तो बैठकों को अपनी विपक्षी आपके जो संगठन वाला बैठक है उसको संबोधित करते रहे, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का एक साथी भी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गया? देहरादून से है, जहां वर्तमान में चल रही आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और शिव प्रसाद सेमवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक पूर्व मंत्री की बेटी की लिखित परीक्षा में बहुत ही कम नंबर होने के बावजूद इंटरव्यू में उसे ज्यादा नंबर देकर पास कर दिया गया है। वहीं इंटरव्यू के दौरान कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं के मन में कई सवाल है। उन्होंने इस मामले में जाँच करने की मांग उठाई है। पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ जिले में आगामी 1 अगस्त से 5 दिनों तक येलो अलर्ट मौसम विभाग देहरादून द्वारा जारी किया गया है। इस दौरान जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम तो कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अलर्ट को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन ने जनपद के सभी कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में कर दिया है। आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सड़क बंद होने पर सड़कें खोलने के लिए संबंधित विभागों को जेसीबी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर ने बताया कि 1 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हल्के से मध्यम बारिश की संभावनाएं बताई गई है। कंट्रोल में एक्टिवेट है और सड़कों की सभी संवेदनशील जगहों पे जेसीबी वगैरह तैनात है। अगर किसी कंडीशन में किसी जगह पर भूस्खलन होता है तो जेसीबी को भेजकर सड़क सुचारू करने का कार्य किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले की आज 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व में हाई कोर्ट ने NIOS के डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लगभग 2 लाख से अधिक बेरोजगारों की इस फैसले पर नजर है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले 3 साल से लटकी है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था,
जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इससे नाराज अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे। अब आज इसमें बड़ा फैसला होने वाला है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से ग्रामीणों के खेत खलियान, कृषि भूमि सहित संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों की कई एकड़ कृषि भूमि अतिवृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। लोगों की खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। खेतों में भी मलबा घुस गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण ने ग्रामीणों से मुलाकात कर आपदा राहत कार्यों और प्रशासनिक मदद की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि तत्कालिक सुरक्षात्मक कार्य होने आवश्यक है। जिन घरों में दरारें आई हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। उनकी बिजली पानी की समुचित व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां आजाद मैदान, जिसे रामलीला मैदान के रूप में भी जाना जाता है, इस मैदान में हर साल माघ मेला भी मनाया जाता है। उत्तरकाशी जिले में ये माघ का मेला एक ऐतिहासिक मेला है। ये मैदान आज खस्ताहाल स्थिति में दिख रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल से इस मैदान की खस्ताहाल समस्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आजाद मैदान की स्थिति खस्ताहाल है। उन्होंने इसको सुधारने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो मकानों के नक्शे बनने चाहिए उसमें प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए, तभी ये मैदान बच पाएगा। 2 साल पहले नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर यहाँ पर घास उगाई थी, पर आज रख रखाव के अभाव में वो भी खराब हो गई है। मैदान अविलंब जो हम नगर पालिका जो है उसको जैसे भी फिनिशिंग पहले की थी वैसे करेंगे, क्योंकि वो यात्रा काल में बहुत बड़ी दिक्कत है अपने उत्तरकाशी में पार्किंग की। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो 4 धाम से यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा दें। कहीं जगह थी नहीं और डीएम साहब का भी बहुत अनुरोध था, इसलिए हमने रामलीला मैदान कुछ हिस्सा पार्किंग में दिया था। लेकिन अब जैसे पार्किंग बंद हुई तो उसके बाद तुरंत हम पहले तो पार्किंग बंद कर देंगे और उसको फिनिशिंग करके फिर से उसमें घास पूरा उगाएंगे और पूरी फील्ड को सुंदर और खेलने के बना देंगे पूरा, और ताकि वो रामलीला मैदान खेल के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए उपलब्ध है। सर इसके बाद क्या है कि जैसे कांवड़ यात्रा पूरा रेनी सीजन समाप्त हो गया है, उसके बाद फिर सीजन चलता है और फिर उसके बाद फिर पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी नगर पालिका? नहीं, पार्किंग की व्यवस्था तब तक जब ये पार्किंग सरकारें बना रही है सामने पे मिशन डिपो के बराबर में, जो ये पार्किंग इंदिरा कॉलोनी नीचे बन रही है, बन के तैयार होगी तो हम इस पार्किंग को बंद कर देंगे। रामलीला मैदान पार्किंग है नहीं, ये तो 2002-3 में बनावट टूटा था, उसके बाद यहाँ पार्किंग होने लगी। उससे पहले तो हमारी बिल्डिंग थी यहाँ कम्प्लीट, रास्ते में दवा का कभी कभी जो है कोई आ जाया करता, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं थी। तो बनना जब आया तो पूरे फील्ड का स्वरूप ही बदल गया मलबे से, और ये पूरी बिल्डिंग सामने की टूट गई, होटल टूट गए, उसके बाद वहाँ पर पार्किंग होने लगी। और सच बात ये है कि गाड़ियाँ भी बहुत बढ़ गई है, और हम लोगों की व्यक्तिगत यात्रा तो जब हो, अब तो लोकल लोगों की इतनी गाड़ी, घर में 4 गाड़ियाँ हैं और किसी घर में भी जो है गाड़ी खड़ी करने का स्थान है नहीं। तो मैं तो लगातार सरकार से अनुरोध करता हूँ, डीएम साहब से, प्राधिकरण से, कि जिसका भी नक्शा पास करे मकान का, उसमें आवश्यक रूप से देखेंगे उसमें पार्किंग है कि नहीं है, और पार्किंग को उसमें आवश्यक, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो या गैर सरकारी हो, पार्किंग को उसमें अहम स्थान दें। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहां 5 वर्षीय बच्ची को कुत्तों के एक झुंड ने घायल कर दिया। आपको बता दें कि पौड़ी में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खासे परेशान हैं, जिसके बाद 5 वर्षीय बच्ची को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पौड़ी में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खासे परेशान हैं। आपको बता दें कि इसके बावजूद भी नगर पालिका इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है और आवारा कुत्तों से जनता को निजात नहीं दिलवा पा रही है। ये मांग करता हूँ सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तो मेरे बच्ची को काटा है, 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा, और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान। ये स्वीकारने में कोई वो गुरेज नहीं है कि इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आते हैं। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो बच्ची, मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं, और मैंने एसआई को और वीओ को भी निर्देशित किया, जो इस तरह के झुंड हैं कुत्तों में जो पागल की स्थिति में आ गए हैं, निश्चित रूप से उनका खात्मा करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी आप लोगों के सामने होगा। बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि बच्चे को काफ़ी जगह काटा होता है, सर पे तो काफ़ी बड़ा ही काटा होता है बच्चे को, गर्दन में काटने निशान पड़े थे, बच्चे पूरे शरीर में खरोंच के निशान पड़े होते हैं। तो फिलहाल तो ये बच्चे को हमने थोड़ा स्टेबल करने के लिए हमने गोली लगा दिया, फिर वैक्सीन लगा दी, बच्चे को टीटी लगा दी। बाकी ट्रीटमेंट बच्चे को भर्ती करके बाकी आगे ट्रीटमेंट अच्छी बात नहीं करेंगे। क्या स्थिति फिलहाल होगी बच्चे की? खतरे से बाहर है? खतरे से तो बाहर बच्चे फिलहाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में आवारा जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आवारा पशुओं की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आपको बता देंगे इनकी संख्या पर लगाम कसने के लिए नगर निगम द्वारा प्रयास जरूर किया जा रहा है।
लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। हल्द्वानी शहर में आवारा जानवरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि नगर निगम हल्द्वानी के सामने कई आवारा जानवरों का झुंड साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसका असर सड़क से लेकर शहर की गली और मोहल्लों में भी दिख रहा है। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए। वहीं नैनीताल हाईवे पर भी आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसका नतीजा है कि तेज रफ्तार वाहन रात के अंधेरे में इन पशुओं के झुंड की चपेट में आ जाते हैं और वाहन में सवार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि आवारा जानवर जो सड़क पर घूम रहे हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमने जिला प्रशासन से 2 हेक्टेयर जमीन मांगी है जिस पर कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी गौशाला शुरू की जाएगी। साथ ही लोगों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने जानवरों को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। अनुरोध किया है हमारे महापौर महोदय ने जिलाधिकारी महोदय से कि भूमि की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी उसमें जांच कराई जा रही है कि भूमि कहाँ उपलब्धता होती है। जैसे भूमि की उपलब्धता हो जाएगी हम कमिटेड हैं जो हमारे आवारा गोवंश हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए गौशाला बनाए। कुछ संख्या इनकी मैंने नगर शासन अधिकारी को अपेक्षा करी थी कि नायकों के माध्यम से उनके वार्ड में लगभग औसतन कितने जानवर घूम रहे हैं इसकी संख्या कलेक्ट कर लें ताकि उसी हिसाब से गौशाला का निर्माण कराया जाए। टिहरी से है जहां पूर्व पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार दिनेश धने ने नगरपालिका सिनेमा घर में गढ़वाली फिल्म मेरू गांव देखने के बाद कहा निर्माता निर्देशकों को वो धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि राकेश गौड़ ने गांव के प्रति प्रेम दिखाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन माँ बाप के प्रति प्रेम भी दिखाना चाहिए क्योंकि सबसे पहले माँ बाप है और फिर गाँव है। पूर्व पर्यटन मंत्री ने कहा कि जो काम निर्माता निर्देशक कर रहे हैं वो काम राजनेताओं को करना चाहिए ताकि पलायन रुक सके। टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। फुटकर में टमाटर 150 रुपए से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। अन्य सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों को महंगे दामों से राहत देने के लिए जिला प्रशासन का अभियान भी अब सुस्त पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। फसल खराब होने और रास्ते बंद होने के कारण मंडी में टमाटर की आवक घट गई है, जिससे पूरे देश में टमाटर की कमी के कारण बाहर से भी टमाटर दून के मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है। इससे एक बार फिर से टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल आने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी मेरा देश मेरी माटी और हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश में भी व्यापक पैमाने पर चलाने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में रविवार को हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में अगस्त माह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी गई। हरिद्वार रोड स्पना पुल के पास आयोजित विभिन्न स्तर की बैठकों में बीएल संतोष ने संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश कोर कमेटी की बैठकों के लिए निर्णयों की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक रूप से मनाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान मेरा देश मेरी माटी के तहत प्रदेश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सभी शहीदों के पवित्र आंगन और पावन धार्मिक स्थलों की मिट्टी को एकत्र किया जाएगा। 26 अगस्त से शुरू होने वाली इस यात्रा को सभी ब्लॉकों से जिले से प्रदेश और दिल्ली तक जन सहभागिता के साथ निकाला जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों जो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गाँव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी और 9 से 15 अगस्त के बीच में हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे और फिर 15 अगस्त के बाद वो पूरी कलश यात्रा जाएगी। तो उसकी तिथि जैसे केंद्र से आएगी दिल्ली के लिए 75,500 युवा वो कलश को लेकर और कर्तव्य पथ पर दिखेंगे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में एक हादसा हो गया। हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास NH हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस की ब्रेक फेल होने के कारण फ्लाईओवर के डिवाइडर से जा टकराई और अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें 57 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे, महिला और बुजुर्ग भी थे। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बस से निकालकर जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि नजीबाबाद डिपो की बस हरिद्वार आ रही थी। जैसे ही बस नेशनल हाईवे सर्विस लेन पर आई तो सामने से आ रही एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में बस पुल की रेलिंग से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना में सकुशल लोगों को आगे के लिए रवाना किया गया, जहां घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नजीबाबाद डिपो की बस आई हरिद्वार आ रही थी और जैसे ही ये पेट्रोल पंप साइकिल पंप से आगे आकर के
सर्विस स्टैंड पर आई थी, इतने में ही एक स्कूटर सवार इसके आगे आ गया। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को दाईं तरफ काटा और यहाँ पे चूंकि डिवाइडर है, यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, तो उससे टकरा करके ये पलट गई बस। कोई संख्या 8-9 लोग हैं लगभग है, जितने भी थे ऑटो से सभी लोगों को तुरंत सूचना पे एम्बुलेंस बुला ली गई थी और भिजवा दिया गया उन्हें। कुछ की मामूली ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये यूपी रोडवेज की बस है जो नजेबाज से हरिद्वार आ रही थी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला की हरज्ञान चंद सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज, विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल को याद कर नमन किया। वहीं श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। से पूज्य पिताश्री मांगेराम जी की पुण्यतिथि आज हम लोगों ने 20वीं मनाई है। आप जानते हैं हर वर्ष इस प्रकार का विचार गोष्ठी, वृक्षारोपण, विशिष्ट जनों का सम्मान, ये सब हम लोग करते हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ महामहिम जी का जो आए और हम परम पूजनीय कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से एक कार्यक्रम उनके याद में भी है, उनसे प्रेरणा लेने का भी है। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि स्थूल रूप से भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में है और सभी लोग उनको याद करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लाला श्री मांगेराम अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है और 2 दशकों के बाद में, 20 साल के बाद में आज उनको याद किया जा रहा है। और मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे प्रथा के अंदर में, हमारी परंपरा के अंदर में हम अपने पूर्वजों को कभी भूलते नहीं हैं। जो लाला जी ने यहाँ समाज के लिए कार्य किया वो बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी थे, वो स्वयं सेवक थे और हर वक्त राष्ट्र के बारे में करते रहते थे। वो ऐसे दानवीर थे कि जिन्होंने अपनी भूमि को भी शिशु मंदिर के लिए दान दे दिया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक पीड़ित की तहरीर पर थाना बहादुराबाद में चोरी के मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय सिंह द्वारा वारदात पर सख्त रूप अपनाते हुए अलग अलग टीमें गठित कर दूसरे राज्यों के लिए रवाना की गई थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों का पीछा कर रही टीम ने मुख्य अपराधी रतन सिंह मीना को गाँव जैदापुर पलवल हरियाणा से धर दबोचा है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई थार सहित चोरी में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, कई सारी फर्जी RC ID आदि बरामद की है। पलवल से करमन टोल प्लाजा की ओर जाते हुए मनीष कुमार ने बताया कि काले रंग की थार उसी की है। पुलिस टीम ने सही स्थान पर तलाश के लिए अपना निजी वाहन थार गाड़ी के ठीक सामने लगा दिया। थार रोकने के प्रयास पर अभियुक्त ने तेजी से थार वाहन को बैक कर भगाने का प्रयास किया, लेकिन हरिद्वार पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई के आगे अपराधी फेल हो गए और अपराधी बहुत तेजी से थार को लेकर भागने लगे, जिस पर SI अशोक सेसवाल ने कुछ राउंड फायर कर थार के टायर को पंचर कर दिया और अपनी टीम के साथ अपराधियों को वाहन सहित घेर लिया और कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। दिनांक 23 जुलाई को हमें सूचना मिली थी कि हर्रावाला में अखिलेश मिश्रा जी के वहाँ पे चोरी हुई है, तो उसमें हमने तत्काल ही इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी CO डोईवाला के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर डोईवाला के उसमें, और साथ में इसमें SOG भी काम कर रही थी। और इसमें हमें कल सफलता मिली है, जिसमें हमने इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये दोनों अभियुक्त जो हैं वो हरिद्वार के रहने वाले हैं। एक का नाम शमीम है और एक का नाम मुकर्रम है। और इसमें एक जो इन्होंने ज्वेलरी का, जो चोरी की हुई जो ज्वेलरी थी वो एक ज्वेलर्स को बेच दी थी, उसका नाम इबादत है, उसको भी हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो इसमें हमने करीबन 4.5 लाख रुपया कैश और करीबन 4 लाख रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया है और इसमें कप्तान साहब ने पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।